बरेली में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रक्रिया युद्ध स्तर पर की जा रही है। कलेक्ट्रेट में चल रही नामांकन प्रक्रिया में मंगलवार को फरीदपुर से भाजपा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी, मीरगंज से भाजपा विधायक DC वर्मा, नवाबगंज से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या ने नामांकन कराया। बहेड़ी से सपा प्रत्याशी व पूर्व मंत्री अताउर रहमान, मीरगंज से पूर्व विधायक सुल्तान बेग, फरीदपुर से पूर्व विधायक विजयपाल सिंह, आंवला से बिलसी विधायक पंडित RK शर्मा ने नामांकन कराया। बसपा से बिथरी चैनपुर प्रत्याशी आशीष पटेल, भोजीपुरा से योगेश पटेल ने नामांकन कराया। वहीं आम आदमी पार्टी के बिथरी और आंवला प्रत्याशी ने नामांकन कराया है। इस मौके पर अताउर रहमान साइकिल से नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। सपाइयों ने दावा किया कि वह यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है प्रचंड बहुमत में, और आंवला विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का परचम इस बार भारी बहुमत के साथ लहरा। 7 से 12 के बाद आंवला को किस तरीके के विकास की क्या चीजें हैं? आंवला में पहले विधायक था तभी विकास हुआ था, उसके बाद में आंवला फिर दोबारा से पिछड़ गया 10 साल के अंदर। आंवला में कोई काम नहीं हुआ, और इस बार फिर माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और आंवला का संपूर्ण विकास होगा। आपने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया पार्टी बदलते सीट प्रति, क्या वजह रही और क्या लगा कि क्या विकास नहीं हो पाया या कोई और विकास? नहीं, अब इन तमाम बातों को करने का कोई मेरी भलाई बुराई करने का स्वभाव नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अखिलेश जी अच्छे नेता है, साफ सुथरी के नेता है। उनके नेतृत्व में मेरा काम करने का मन था, मैं उनके नेतृत्व में काम करूँगा। तो क्या ये अगर आप बात करें कि मंत्री जी का ये कहना था कि उन्होंने लालौर झील और कई विकास कार्य किए, आप इसको किस तरह? कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई विकास कार्य। वहाँ झील के पास झील तो पुराना है जो वैसी पड़ी हुई है, उसके बाद वहाँ जाके देखोगे वहाँ बिल्कुल रास्ता, अगर आप निकल के देखोगे वहाँ निकलने के लिए रास्ता नहीं। गाड़ी तो अलग बात है, पैदल नहीं निकल सकता। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? विकास, चौमुखी विकास होगा, सड़कों का, सिंचाई का, विद्यालय का। वहाँ कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं है जहाँ बच्चे पढ़ सकें। तो इंस्टीट्यूट अच्छे लाने का पूरा योजनाएं है, और हम सब लोग मिलकर पार्टी के साथ, सरकार के साथ। क्या लग रहा है कितनी समाजवादी पार्टी की सीटें आ रही हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम 400 के आसपास सीटें जीत सकते हैं। ये 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता की प्रतिष्ठा का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला भी कर रखा है पहले से ही, चुनाव बाद में हो रहा है, कि उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार समाजवादी पार्टी की बनानी है। क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की सरकार है, गरीबों का, कमजोरों का, किसानों का, मजदूरों का, दलितों का हित इसमें सुरक्षित है, बालिकाओं भी सुरक्षित हैं, महिलाएं भी सुरक्षित हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतनी घोषणाएं की सरकार आने पर कि इतनी आज तक किसी सरकार ने जनता को लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया जो हमारी पार्टी करने जा रही है। क्या आपके मुख्य मुद्दे होंगे अपने क्षेत्र के लिए जिन्हें आप प्रमुखता से करवाएंगे जब आप जीतेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र में जब मैं विधायक था, मैंने 4 CSC बनवाई थी, डिग्री कॉलेज बनवाया था, ITI बनवाई थी, म्युनिसिपल कोर्ट बनवाया था, तहसील का नई उद्घाटन किया था, मंडी समिति स्वीकृत है, रोडवेज स्वीकृत था, ब्लॉक भी तीसरा स्वीकृत है, फतेहपुर पूर्वी की ना बहुत काम मैंने कराए थे। कुछ काम अभी नहीं हो पाए हैं, सरकार आने पर उन कामों को भी पूरा किया जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बहुत साफ सुथरी बता देता हूँ। मैं मीरगंज विधानसभा के बारे में कहता हूँ, जितने वोट मुझे मुसलमान देते हैं उससे ज़्यादा वोट मुझे हमेशा हिंदू भाइयों ने दिया है। मेरे यहाँ मुसलमान कुल 1.25 लाख वोट होगा, और 2.25 लाख से ज़्यादा वहाँ पर हिंदू वोट हैं। लगातार 3 बार विधायक रहा हूँ। मेरे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये जादू कि ये हिंदू है या मुसलमान है, तो ये अब जादू चलने वाला इसलिए नहीं है कि वहाँ पर हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों में प्रेम है। और ये आपको मिसाल मिलेगी। मैं पूरे बरेली की बात बता रहा हूँ आपको। पूरे जब से मैं 2002 से विधायक बना तब से लेके अब तक मीरगंज विधानसभा में कहीं सौहार्द बिगड़ने की बात नहीं आई, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। इसलिए वहाँ पर हिंदू मुसलमान के अंदर भाईचारा है, और उसी भाईचारे के दम पे सुल्तान बेग को मुसलमानों से ज़्यादा आज हिंदू वोटों का समर्थन है। कोई जाति, कोई बरादरी, कोई धर्म का ऐसा आदमी नहीं जो सुल्तान बेग के साथ नहीं है। और एक बात बताऊँ, पिछली बारी की बात बता दी, 17 की आपने बात, 17 में
मतलब एक तरह से एक तरफा बिल्कुल लहर जैसी भारतीय जनता पार्टी की चली और पूर्ण हुई सरकार बनी, लेकिन मीरगंज के अंदर मुझे लगभग 10,500 वोट पड़ा और उसमें 25,000 इन हालत में भी हिंदू भाइयों ने मुझे नवाजने का काम किया था, मुझे वोट देने का काम किया। मेरा रोड मैप ये है कि जो पावर सप्लाई की समस्या थी वो हमने उसको हल कर लिया है। आगे आने वाले समय में 3 वहाँ पर ओवरहेड जो पुल बनने हैं, ओवर ब्रिज बनने हैं, उनको हम बनाएंगे। मंडी समिति की स्थापना होगी, उसको काम करेंगे। और जो पुल शेष रह गए हैं, तीन पुल शेष रह गए हैं, वो भी बनेंगे, क्योंकि इन 5 सालों में 8 पुल हमने फरीदपुर में बनाए हैं। और चूँकि नदियों का इलाका है, वहाँ पर जो है पुलों की ज़रूरत थी। रामगंगा पर अभी सेतु बनना है, नगरिया कला से सेराखाम और गौसगंज से करपिया मार्ग पर पुल बनना है। इन सारे कामों को हम पूरा करेंगे और आगे चाहेंगे कि फरीदपुर में और अधिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलें। पूरा चुनाव इस टाइम पर से दारा सिंह चौहान, इस तरीके के बहुत सारे दलित और ओबीसी नेताओं के जाने के बाद ये हो रहा है कि बीजेपी में दलित और पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? बीजेपी में दलित और पिछड़ों की उपेक्षा नहीं होती है। आप मुझे से समझ सकते हैं कि मैं इतना रिजर्व सीट पर भी कोई मेरे जैसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी 4थी बार टिकट दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, ये कहीं भी आपको सिनारियों में आगे दिखाई नहीं देंगे। ये बिल्कुल सही बात है और जनमानस जानता है कि भारतीय जनता पार्टी न्याय दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा दे सकती है, अच्छी शिक्षा दे सकती है। जिस देश में खासकर उत्तर प्रदेश में 1,67,000 विद्यालयों में से आज 1,50,000 विद्यालयों की दशा और दिशा बदली है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। नहीं, एक जो परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि जो पिछड़ों का इस पे अपेक्षा हो रही है, इसको लेके इन आरोप पे स्वामी नहीं, क्या कहें आप? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, वो दूसरी सीटों से भी लड़ रहे हैं। अगर उनमें दम होता और अगर तो वो वहीं रहते। आगे आप देखेंगे कि उनके पास कोई और आरोप लगाने के लिए नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो है एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई लगा नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा तो बोलना है, तो यही बोलने लगे जो आप बता रहे हैं। ऐसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है, जनमानस की पार्टी है और हर मोर्चे पर जनता के साथ है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हम लोग सुशासन और विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज हमारी पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व, सब लोग जो हम लोगों ने 5 साल सुशासन दिया और विकास के काम किए, इन मुद्दों के आगे जातीय मुद्दे थे, वो इस समय ध्वस्त हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है और सभी लोग जाति धर्म सब भूलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। और इस बार हम लोग 350 से ज़्यादा सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। एक ये वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें लोग आपका ना क्षेत्र में विरोध कर रहे हैं, तो उसको क्या किस तरीके से लेते हैं, क्या मामला था वो? हमारे क्षेत्र में कोई विरोध नहीं है। हमने अभी 1,40,00,000 के वहाँ काम दिए हैं। गाँव बल्ली जिसमें आप लोगों को मना रहे हैं, समझा रहे हैं सड़क को ना बल्ली में 1,40,00,000 हमने वहाँ पैसा दिया है, उसका टेंडर भी हो गया है। वहाँ नाराज़गी उन लोगों से मुझसे नहीं थी, वहाँ जो ठेकेदार हैं उन्होंने काम अभी तक शुरू नहीं किया, इसलिए लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। ठेकेदार से जब मैंने बात की, इंजीनियरों अधिकारियों से बात की, तो अधिकारियों ने कहा कि कोलतार का काम 15 फरवरी से पहले हम नहीं कर पाएंगे और जो सीसी का कार्य है वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बरसात हो रही है, हमारा मटेरियल नहीं आ पा रहा है। इतनी सी दिक्कत थी और कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। हमारा पूरे सब लोग उस गांव के संतुष्ट हुए बाद में हमारे बताने के बाद, और सब लोग हमारे साथ हैं। पूरनलाल लोधी जी भी आपके विरोध में आ गए हैं? नहीं, कोई विरोध में नहीं। कोई हमारा संगठन लड़ने जा रहे थे? नहीं, हमारा कोई आदमी विरोध में नहीं, कोई विरोध में नहीं। किससे मुकाबला लगता है? विरोध केवल भाई प्रजातंत्र है, हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं में सबका अधिकार होता है टिकट मांगने का। पार्टी ने जिस पर विश्वास किया वो लोग हम लोग लड़ाते हैं। अगर मेरा ही नहीं होता तो हम दूसरे को लड़ाते। किससे मुकाबला है आपका? हमारे चुनाव हमारा तो मुकाबला है ही नहीं। आपने देखा पिछली बार भी हम मंडल नंबर 1 पर जीते, फिर जीतेंगे। सुल्तान बेग जी कह रहे हैं कि आपने कोई काम धाम नहीं कराया है। पिछली बार वही कह रहे हैं, अंधे के हाथ बटेर लग गई थी। लोग सुल्तान बेग जी अब ये इस चीज का जवाब जनता देगी, 14 को जवाब मिल जाएगा। मुद्दों की बात करें तो सीधा उद्देश्य है कि हम लोग विकास को लेकर काम करना चाहते हैं
युवाओं को लेकर काम करना चाहते हैं। क्षेत्र की जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे लोगों की नज़र नहीं पहुंचती है। मैंने छोटे लेवल से काम किया है, बीडीसी लेवल से लेकर प्रमुखी और एमएलए तक का सफ़र तय करने जा रहा हूं। तो मेरे दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे हमने देखा होगा कि ग्रामीण अंचल के जो लोग होते हैं उनकी समस्याएं केवल दो तरीके की हैं, थाना और तहसील। अगर इन दो चीज़ों की समस्याओं को जनप्रतिनिधि चाहें तो 50% समस्याएं गांव के गांव में ही ख़त्म हो सकती हैं, जिस पे पॉलिटिशियन मेरे से पूर्व में जितने भी विधायक रहे हैं, मैं समझता हूँ या तो संज्ञान में नहीं रही है या उनने प्रयास नहीं किया है। छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ होती हैं जिनमें अगर मुखिया बैठ जाए, घर के मुखिया बैठ जाते हैं तो ख़त्म हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र के लोगों का, जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, जो हमारे वोटर हैं, उनका जो बड़ा पैसा और बड़ा समय इन चीज़ों पे खर्च होता है उसको बचाया जाए और शिक्षा और विकास पे काम किया जाए, जिससे ये शहर तरक्की करे, विधानसभा तरक्की करे और ये प्रदेश तरक्की करे। ऐसी सोच के साथ काम करना चाहता हूँ और ओबीसी और एससी लोग जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए काम करने का मन है। देखिए लंबे समय तक क्या है कि समीकरण के आधार पर चुनाव मैदान में तय हो। देखिए समीकरण बिल्कुल साफ है। हमारी विधानसभा में लगभग 80,000 वोटर हैं। 80,000 वोटर में अनुमानित लगभग 1,20,000 से 30 के बीच में मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम मतदाता है। बाकी शेष जो वोटर है वो हिंदू समुदाय के लोग हैं और जिसमें 64,000 वोट एससी समुदाय का है और 80,000 वोट हमारी अपनी कम्युनिटी जिसे कुर्मी समुदाय का बोलते हैं, गोक का। तो अगर हम इन दोनों वोटों को भी कलेक्ट करते हैं तो भी हमें लगता है कि हम किसी से पीछे नहीं है, अग्रणी लाइन में खड़े हैं। बाकी कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो योगेश पटेल के साथ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, सारी बिरादरियों का साथ मेरे साथ है। और अगर इसका प्रमाण ये है कि पिछले 20 साल से लगातार ब्लॉक प्रमुखी का जो मौका मुझे मिला है वो इसी बात का प्रमाण है कि सारी बिरादरियों का सहयोग है। देखिए नवाबगंज में डीपी विकास को लेकर के मैं बात करूंगा। पिछले 5 साल में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे नवाबगंज में एक बस स्टैंड का निर्माण होना है, कुड़रा कोठी से नवाबगंज तक एक चौड़ा मार्ग बनना है, व्यावसायिक शिक्षा के कई सारे संस्थान नवाबगंज क्षेत्र में बनने चाहिए। और मैं चिकित्सक हूँ, इसलिए चिकित्सा के बारे में विशेष चिंता करता हूँ कि क्षेत्र में चिकित्सा के अच्छे संस्थान बनने चाहिए। 5 साल नावों से विधायक रहे केसर सिंह गंगवार और कोरोना के कार्य करते, ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे रह गए हैं जो उनको आप मानते हैं कि वास्तव में नवाबगंज को विकास की जरूरत है? देखिए श्री केसर सिंह जी ने नवाबगंज क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम किए। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने विकास के एक तरह से कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इतना सारा काम हुआ है कि चारों तरफ काम ही काम दिखाई देता है। बहुत कम चीज़ें हैं जिन पर अब विचार किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी गिनाए थे। नहीं, अगर आपके हिसाब से अगर इतना ही विकास हो गया है क्षेत्र में तो वहाँ पे बहुत सारी रोडें आज भी उखड़ी हुई हैं, बहुत सारी जगह गांव हैं जहाँ आज भी बत्ती की समस्या है, पोल्स पे अभी भी तार टूटे हुए हैं और बिजली नहीं आ रही है, फिर ये कैसे रह गए? ऐसा नहीं है। नवाबगंज में आप जाकर के देखिए, ज़्यादातर सड़कें या तो निर्मित हैं और या निर्माण का काम चल रहा है। टूटी हुई सड़कें जो हैं वो हैं जिन पर निर्माण का काम चल रहा है। और जहाँ तक बिजली की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा कोई जगह दिखाई नहीं देती है जहाँ पर बिजली लगी हुई नहीं है। कोई भी गांव, कोई भी घर बिजली से वंचित नहीं है, बिजली लगी भी है और आती भी है। अच्छा, उनका परिवार भी एक तरफ से विरोध कर रहा है, उनके परिवार के लोग दूसरी पार्टियों से लड़ रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में क्या पार्टी उन्हें मना नहीं पाई या उन्हें विश्वास में नहीं ले पाई? नहीं, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। तो उषा गंगवार लड़ रही हैं, उनके बेटे विशाल जी पूरा समर्थन कर रहे हैं और अब मेरे साथ में वो कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ाएंगे, भी मेरे साथ धर्मड़ भी करेंगे। उषा गंगवार लड़ रही है, उसको क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, ये उनका अपना व्यक्तिगत सोच है। उषा जी के बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। साइकिल पे आने का संदेश ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और हमारी बहेड़ी की जनता साइकिल को याद रखे और इस बार साइकिल की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है
अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। किन नए मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं, थोड़ा बताएं। हमारा मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पहले भी मुद्दा वही था, आज भी वही है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, विकास कराना है और गरीबों के लिए काम करना है, किसानों के लिए काम करना है और ख़ास तौर से बेरोज़गार जो नौजवान हैं, उन्होंने कहा है कि पहली ही कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का प्रस्ताव पास करेंगे। क्या मुख्य काम होंगे जो आप अपनी विधानसभा में करवाएंगे? हमारी विधानसभा में जो काम अधूरे, जो हमारे टाइम के काम थे समाजवादी पार्टी की सरकार के, वही काम नहीं हो पाए हैं। सबसे पहले हम मेगा फूड पार्क को कंप्लीट कराएंगे। एक डिग्री कॉलेज अधूरा पड़ा है, उसको पूरा कराएंगे। जितनी सड़कें टूट गई हैं, सब गड्ढे बन गए हैं इस सरकार में, उन सबको बढ़िया करके बेहतरीन सड़क बनवाएंगे। और एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमें काम करना है। रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हो रहा था, एक मेगा फूड पार्क बनना था जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। वो उसकी क्या स्थिति है और क्यों वो है जो आपकी सरकार में शुरू हुआ अभी तक नहीं हो सकी? आदरणीय अखिलेश यादव जी की पहल पर वहाँ पर मेगा फूड पार्क जो 328 एकड़ में बनना था, उसका काम शुरू हुआ था और काफ़ी काम हुआ भी था, लेकिन उसके बाद सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सारे काम हर 2 महीने 3 महीने के बाद वहाँ अधिकारी जाते रहे और अखबारबाजी होती रही, लेकिन आज तक एक ईंट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं कुछ हुआ है। लेकिन हमारी सरकार बनते ही वहाँ पर 20 25 फैक्ट्रियाँ लगेंगी जिसमें रोज़गार सबको मिलेगा।